સુરતના શાહપુર પટની હોલ ખાતે ગુજરાતમાં આવનાર નવો કાનૂન યુસીસી અંગે મુસ્લિમ સંસ્થાઓ દ્વારા કાનૂની માર્ગદર્શન શિબિરનું ભવ્ય આયોજન કરાયું. ખાસ કરીને ગુજરાતમાં હવે આવી રહ્યું છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ એટલે કે યુસીસીનો નવો કાયદો, જેના મુદ્દે આજે શાહપુર પટની હોલ ખાતે રાત્રે એક ભવ્ય લોકોને જાગૃતિ મળે તે માટે કાનૂની રીતે માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને સાથે સાથે લોકોના મનમાં ઉદ્ભવતા સવાલોના જવાબ પણ આપ્યા. મુસ્લિમ સમાજના પુષ્કળ પ્રમાણમાં લોકોએ હાજરી આપીને કાયદાકીય રીતે સલાહ લીધી. ખાસ કરીને અહીં જમિયત ઉલમા-એ-હિન્દ સુરત, ગુજરાત મુસ્લિમ હિત રક્ષક સમિતિ અને અન્ય મુસ્લિમ સંસ્થાઓ, સમાજના હોદ્દેદારો, ડોક્ટર્સ, ટીચર્સ, વકીલો, એન્જિનિયરો અને મુસ્લિમ સમાજના તમામ ઉચ્ચ કક્ષાના હોદ્દેદારો, ધાર્મિક વિદ્વાનો, જમિયત ઉલમા-એ-હિન્દ સુરતના પ્રમુખ મૌલાના અરશદ મીર, મુફ્તી ઇમરાન મેમણ, સેક્રેટરી હાફિઝ અબ્દુલ ગફૂર, જોઈન્ટ સેક્રેટરી સલીમભાઈ મુલતાની, મુસ્લિમ હિત રક્ષક કમિટી તરફથી અસલમભાઈ સાયકલવાલાની હાજરીમાં આ ભવ્ય કાનૂની માર્ગદર્શન શિબિર યોજવામાં આવ્યું હતું. શિબિરનો મુખ્ય હેતુ લોકોને આ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડના કાનૂની પાસાઓ અંગે માહિતગાર કરવાનો હતો, જેમાં ખાસ કરીને મુસ્લિમ સમાજના શરિયત પ્રમાણે નિકાહ, તલાક, વારસો, ગાર્ડિયનશિપ, લિવ ઇન રિલેશનશિપ, ઇદ્દત, વ્યક્તિગત બાબતો પર આ કાનૂન આવશે તો શું અસર પડશે તે અંગે વિગતવાર સમજ આપવામાં આવી. આ શિબિરમાં આપણા બંધારણમાં જે છૂટછાટ આપવામાં આવી હતી અને યુસીસીના કાયદાને લઈને ક્યાં અને કેવી રીતે આપણે બંધાશું તેના પર સમજ આપવામાં આવી. ઇસ્લામ ધર્મમાં હલાલા છે નહીં તે માત્ર પણ કેટલી ગેરસમજ દૂર કરવામાં આવી. તેના વિશે પણ સમજાવવામાં આવ્યું કે જે માટે તમામ સંસ્થાઓએ સાથે રહીને કાયદાકીય રીતે લડાઈ લડવાનું કહ્યું અને જુમાની નમાઝમાં શાંતિપૂર્વક કાળી પટ્ટી હાથમાં બાંધીને યુસીસીના વિરોધનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો અને સમાજમાં ફેલાતી કેટલીક ગેરસમજો, કેટલીક અફવાઓ અને તર્કસંગત રીતે દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો અને આ શિબિર દ્વારા और गुजरात मुस्लिम रक्षक कमेटी की जानिब से यूसीसी बेदारी मुहिम के सिलसिले में यहाँ प्रोग्राम रखा गया, इसलिए कि ये जो कानून लाया गया ये कुरान और हदीस और शरीयत से डायरेक्ट टकराता है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कौम को बेदार करें और उनको मुत्तले करें कि ये कानून क्या है और उसमें हमारे लिए क्या नुकसानात हैं. हम इस कानून के मुतालिक कोशिश करेंगे ये किसी तरह यानी हाई कोर्ट के अंदर रिजेक्ट हो जाए. अगर जरूरत पेश आएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे. बहुत सारी बातें जैसे कि ले पालक बेटा वो हकीकी बेटे के हुक्म में नहीं है, शरीयत मना करती है, लेकिन इस कानून के मातहत यानी वो हकीकी बेटे के हुक्म में और दूसरे का बेटा होगा और दूसरे बाप का नाम उसके नाम के बाद लिखा जाएगा, शरीयत के मिजाज के खिलाफ. इसी तरह मीरास में औरतों के लिए एक हिस्सा ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन और मर्द दो के लिए दो है, लेकिन यूसीसी में सबको बराबरी का. इसी तरह इद्दत, कई शोहर का इंतकाल हुआ तो 4 महीने 10 दिन इद्दत है, तलाक दे दी तो 3 है, लेकिन यूसीसी के जरिए इद्दत वो पूरी की पूरी खत्म कर दी जाती है. इसी तरह मामूजात बहन, चचाजात बहन, मुफीजात बहन से निकाह करना यूसीसी कानून के बाद एक जुर्म समझा जाएगा. 4 निकाह की इजाजत दी है. ये बात और है कि कोई भी एक से जायद निकाह नहीं करते, इल्ला माशाल्लाह पूरे शहर में आप चले जाइए, लेकिन अगर किसी ने निकाह किया तो 7 साल की सजा. तो ये सारे के सारे अहकामात कुरान और हदीस से टकराते हैं. मैसेज यही है कि हम सब एकजुट होकर हमको आइन ने जो हक दिया है उसका सहारा लेकर हम इसका विरोध करें और कोशिश करें कि ये किसी भी तरह यानी रिजेक्ट हो जाए और अमली जिंदगी के अंदर ना आए. सूरत की तकरीबन सारी संस्थाएं और सारे जिम्मेदार आज यहाँ जमा हुए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा हसास मसला है कि हर एक को उस पर बेदार होकर जुड़ना ही पड़ेगा. एक मोमिन हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत के खिलाफ जबरदस्ती अपनी जिंदगी गुजारना ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. अगर यूनिवर्सिटी का कायदा फाइनली करने आ गया
उम्मीद है कि जिस तरह उत्तराखंड के अंदर इश्ते आया है, तो यहाँ पर भी इश्ते आएगा। इसलिए कि एक बंधारण है, ये हिंदुस्तान गुलिस्ता बोसता है। उसकी खूबसूरती इसी में है कि हर मजहब वाले अपने अपने मजहब पर अपनी मर्जी से अमल करें। तो उम्मीद है कि ये कानून किसी भी हालत में नहीं आएगा, ये हम उम्मीद करते हैं और हमको कामयाबी मिलेगी। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अंसारी है। मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और सेशंस कोर्ट सूरत और हाई कोर्ट दोनों में प्रैक्टिस करता हूँ। और अलहमदुलिल्लाह मैंने मेरा लॉ जो है मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ, कानून की पढ़ाई मैंने वहाँ से की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कानून गुजरात सरकार लेके आई है, जो 18 तारीख को बिल पेश हुआ था, उसके ऊपर 25 तारीख को जो विधानसभा में चर्चा हुई थी, उसके बाद अभी राष्ट्रपति का जो एसेंट करना बाकी है, लेकिन इट इज़ वेरी लाइकली, बहुत है कि उम्मीद है कि एक कानून तो बन ही जाएगा। तो उसकी ही चर्चा करनी थी कानूनी की, किस तरह से ये संविधान के अगेंस्ट में है, संविधान के कॉन्ट्राडिक्शन में है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आर्टिकल 25 को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, आर्टिकल 26 को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, आर्टिकल 14 को कॉन्ट्राडिक्ट करता है और इवेंचुअली जो हमारी जो धार्मिक वो है, जो हमारी आजादी है, उसके अगेंस्ट है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कानून के बारे में और कानून को जाने और इवेंचुअली हम अभी इसको अभी और स्टडी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज काफी लोग थे, देखा आपने पूरा हॉल तकरीबन भरा हुआ था और उम्मीद से ज्यादा लोग आए, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बेदार है, लोग जागे हुए हैं, दे आर अवेयर। उन्हें ये फिक्र है कि अगर ये कानून लागू हो जाता है, गेजेट हो जाता है, तो उसके बाद सीधे उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, वो जो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं, उसका वायलेशन हो रहा है। इसलिए लोग यहाँ पे आए हैं ताकि इसकी कोई रूपरेखा निकले और सरकार कुछ इसके अंदर हमें राहत दे। देखिए, कानून से तो सबको ही नुकसान है, क्योंकि ये संविधान के ही खिलाफ है। इसमें जो कहा गया है कि यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? आप क्या करते हैं कि आपने आर्टिकल 342 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसको अलग रख दिया और उसके बाद आपने कानून बना दिया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि पूरे सारे लोग, उसमें से कोई भी बाकी नहीं रहना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी तो हुई नहीं, ना ही इक्वालिटी हुई। इक्वालिटी कहाँ है? एक के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। तो ये जो बेसिक इसका इंग्रेडिएंट्स है जो कानून का, संविधान का, उसके ही खिलाफ जा रहा है। तो वहीं से हम इसको चैलेंज करेंगे। दूसरी बात की आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसके भी खिलाफ जा रहा है ये, तो हम उसको भी इंशाल्लाह चैलेंज करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 44 क्या कहता है कि पूरे भारत के अंदर लागू होना चाहिए। आप तो सिर्फ गुजरात में लागू कर रहे हैं, भारत में लागू नहीं कर रहे हैं, तो इट इज अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण के खिलाफ है। दूसरा कि मुझे आजादी है कि मैं अपने धर्म को, जो भी धर्म हो, मेरा हिंदू, मुसलमान, ईसाई, उसको मैं अपने मजहब को पाल सकता हूँ, मैं अपने उसकी प्रैक्टिस रिलीजन की कर सकता हूँ। तो इसके अंदर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते, सबके लिए एक ही कानून, शादी के लिए कानून, डिवोर्स के लिए कानून, इद्दत का मसला खत्म कर दिया, हलाला खत्म कर दिया, फिर एडॉप्शन को आम कर दिया, इनहेरिटेंस यानी कि जो आपकी विरासत है, उसके अंदर भी आप एक यूनिफॉर्मिटी जैसा लाना चाह रहे हैं। तो ये सीधा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है जो संविधान में दी, उसके खिलाफ है। और जो हमारा डिवाइन रूल है, डिवाइन रूल का मतलब जो हमारा कुरान के अंदर जो चीज दिया हुआ, सूरह मैदा के अंदर, सूरह निसा के अंदर, उसके खिलाफ जा रहा है। तो हम उसको उस तरह से भी चैलेंज करने जाने वाले हैं इंशाल्लाह। देखिए, लिविंग रिलेशनशिप आप देखें तो आप खुद देखें कि 15-20 साल पहले अगर आप जाए तो लिविंग रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में नहीं था। अगर जो मेरे दिगर भाई जो है, हमारे हिंदू भाई, उसको भी देखे तो उनके अंदर भी ये चीज नहीं थी। लेकिन आप आप मॉडर्न हो गए, वेस्टर्न जो कल्चर उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप रह रहे हैं। और उसके अंदर भी कहा गया है कि लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हो और उसको भी रजिस्टर कराना है। यानी आप जो चीज हमारे मजहब में हराम है, जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, भारत के कल्चर में जो चीज गलत मानी जाती है, उसको भी आप लेजिटिमेट कर रहे हैं इसके अंदर, उसको भी आप कानूनी रूपरेखा दे रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से गलत है, जो हम इसके सामने, कोर्ट के सामने लेके आएंगे और देखते हैं कि इंशाल्लाह वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हमें इसके अंदर कामयाबी मिलेगी। जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, जो हमारे हुकूक है, जो मौलिक अधिकार है, वो इट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान ने दिए हुए हैं। और अगर कोई भी कानून इसके साथ टकराता है तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और मैं सबको कहता हूँ कि आप लोग साथ आइए, कानूनी तौर पे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह और अपनी रिलीफ मांगेंगे।